जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को निकलने के बाद अब जो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है आरआरबी पीओ। और आरआरबी पीओ में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बेनिफिट्स पता ही हैं, जैसे कि उसमें इंग्लिश नहीं आती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो यहाँ पर ये निकल के आता है कि एक्चुअल में हम आईबीपीएस पीओ में फेल हुए हैं, हमारी क्या क्या गलतियाँ रही हैं, हमें उनसे सीखना है और हमें उसके ऊपर काम करना है। तो ये वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आरआरबी के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और हम किन किन वीक पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं जहाँ से हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे मेन चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होता रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी को हर हर महादेव। और जैसा कि आपको पता है, अभी लास्ट 3 दिन पहले हमारा आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि उनको करना क्या चाहिए, उनके सामने क्या रास्ता है और उन्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, अब मैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में तो आपसे बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क जो है वो तो अभी 4 दिन बाद होने वाला है। उसके बारे में हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है तो आरआरबी पीओ के बारे में। देखो, आरआरबी पीओ के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको कहीं भी जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्जाम में फाइट करके आए हो और आप कहीं पे कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप 1-2 नंबर से रह गए होगे बस। तो आप ये मान के चलो कि अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बना के चलो कि हाँ, आपके अंदर है, गट्स हैं और आप कर ले जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो ये डाल के रखो, क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब आप सोचो, मेरा माइंडसेट, मुझे माइंडसेट मेकअप करने में 4 से 5 दिन लग गए। और लग जाता है यार इतना टाइम, क्योंकि आप उस एकदम से उस डिप्रेशन में चले जाते हो, आप सोचने लगते हो कि यार मतलब आपके साथ हुआ क्या। तो इस चीज़ को तो मेकअप करने में आपको समय लगेगा, तो वो समय आराम से लीजिए और उसके बाद फिर एकदम, जिसको कहते हैं कि पहले से भी हैवी पावर में कम बैक करिए। और उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आरआरबी पीओ का अभी 2-3 मॉक देने चाहिए बैठ के, जो आपको लाइव मिल जाएंगे। और लाइव में मॉक की अपडेट्स कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे मैं आपको लाइव मॉक्स की अपडेट देता हूँ। तो आप आरआरबी पीओ के 2-3 मॉक दीजिए और उसके बाद फिर देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम अपनी तैयारी में जो सबसे ज़्यादा लैग करते हैं ना, वो करते हैं एनालिसिस में। हमेशा याद रखो, ये मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, ये वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, जब भी हम मॉक देते हैं तो हमारा काम केवल ये नहीं होता कि हम केवल टेस्ट कर रहे हैं कि देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, मॉक की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, पता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉक की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मॉक की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि जब आप मॉक देते हैं तब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपने कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो यार, मान लो एक 30 क्वेश्चंस का मॉक है जिसको मैंने लगाया। अब जिसमें मान लो मैंने केवल 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने देख के स्किप करा, जो मुझे ऐसा लगा कि वो टाइम टेकिंग है और वो मुझसे हो नहीं पाएंगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि आपको उन 15 क्वेश्चंस पे काम करने की ज़रूरत है जो आपने ऑलरेडी कर लिए थे? नहीं, एक्चुअल में आपको काम करने की ज़रूरत है सबसे पहले वो जो 10 क्वेश्चंस है, वो जिन 10 क्वेश्चंस को आपने देख के छोड़ा, जिनको आपको लग रहा था टाइम टेकिंग है, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस को, जो 5 क्वेश्चंस आपने किए ही नहीं। क्योंकि देखो यार, जब तक हम अपनी कमजोरी पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हमें अपनी कमजोरी पे काम करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम अपनी कमजोरी पे काम करेंगे, हम उतना ज़्यादा निखर के आएंगे। और ये सच्चाई है। अगर आप इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो इसी बात पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लो। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि फिर भैया हमें करना क्या चाहिए। देखो यार, आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि आप कुछ भी जीरो से मत उठाना। आपको सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है क्वांट्स के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। देखो यार, आरआरबी पीओ में जो प्री होता है उसमें 40 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की क्वांट्स आती है। अब यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है। देखो यार, अगर आपका क्वांट्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्वांट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम पता है हमेशा क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रॉन्ग होता है उस पर हम ये सोचते हैं, अरे यार ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, हम दूसरे वाले को करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमको उसको भी पॉलिश करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उसको पॉलिश नहीं करेंगे, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पता चला कि वो स्ट्रॉन्ग तो केवल नाम का रह गया, वो भी वीक होता चला गया। और जो वीक है उस पर हम काम ढंग से कर नहीं पा रहे थे और वो भी हमारा खराब हो गया। इसलिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और ज़्यादा पॉलिश करो। कि आप देखो, मान के चलो कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में 40 नंबर की रीजनिंग है, आपको कंफर्म है कि भाई आप 30 अबव लेके आओगे। नहीं, आपको 38 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है आपका सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो एग्जाम में भी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिले। क्या पता वहाँ पे जो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला जाए, तब आप क्या करोगे? आप तो सोच के बैठे थे आप 30 तक लेके जाओगे, लेकिन जहाँ आपका माइंडसेट 38 का होगा ना, तब आप वहाँ पे देखना कमाल क्या होगा, आप 30 तक लेके ही जाओगे किसी हाल में। और अगर आपका माइंडसेट ही 30 का था
तो आप उस अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी हो सकता है 22 और 24 पे ही रह जाओ। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो वीक है उस पर काम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल प्री की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया था कि हम जिस जगह फेल होके बैठे हैं उससे आगे हमें किस तरीके से बढ़ना है। इसके आगे की चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। मैं शेयर करूँगा कि भाई लाइक मीन्स में किस तरीके से, और भी एक प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कि एक एक टॉपिक को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। अभी तो फिलहाल केवल आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ने के लिए, आपके अंदर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ये मैं केवल एक डिसिप्लिन जो है वो आपके अंदर घुसा रहा हूँ कि प्लीज़ यार इस चीज़ को समझो और करो। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अभी गाइडली ने अपना एक डिस्क्रिप्टिव का बैच लॉन्च किया है, जिसका आप पोस्टर यहाँ पे देख रहे हो। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का बैच है। तो ये जो बैच है, इस बैच को काइंडली ने जो लॉन्च किया था वो अपने 11 ईयर्स के टुगेदरनेस के ऊपर लॉन्च किया था। और इसके मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ आपको। ये IBPS PO के 20 सेट्स मिलेंगे आपको, और इसमें जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपर्ट्स का सजेशन, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन PDF फॉर्मेट में, और ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेगा। इसमें 20+ आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड एंड सेशनल दोनों अवेलेबल हैं। और ये मॉक टेस्ट प्लस वीडियो कोर्स है। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ नहीं मिल रही है आपको कि आपको केवल मॉक टेस्ट मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है और आपको वीडियो कोर्स भी मिल रहा है। और ये आपको पड़ेगा 443 रुपीज़ में, जिसके ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे मदन12, तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको आप फटाफट से अवेल कर लेना, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ों के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं ट्राई करूँगा उनको फिल करने की और उनके रिप्लाईज़ करने की। और इसी के साथ-साथ ये जो चीज़ है वो मैंने एज़ अ ब्रदर, एज़ अ बेस्ट फ्रेंड आपको बताई है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे गौर करना और अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तब तक के लिए हर हर महादेव, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।